डिस्कस कर रहे थे। इन प्रोडक्ट आई टोल्ड यू अबाउट प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग, ठीक है, इन प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग एंड द टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स क्या है और प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग क्या है। देखो, कोई बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, कुछ छोटी कंपनीज होती हैं। जो बिग कंपनीज हैं, दे आर बेसिकली ऑफरिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ट्रू। अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखें तो दे आर ऑफरिंग सो मेनी एफएमसीजी गुड्स, true. So the same situation is not with the small companies. Why? Because their financial situation is not like that. They don't have so much market share. That's why they are offering very less or limited product. ठीक है, तो कितने टाइप के प्रोडक्ट को आप ऑफर कर रहे हो अपनी कंपनी में, दैट इज अ प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, दैट इज अ प्रोडक्ट लाइन, उसको प्रोडक्ट लाइन कहते हैं। अब प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग जो है वो क्या है, जब आप अपने प्रोडक्ट के लेंथ को यानी लंबाई को इंक्रीज करते हो, जब नया प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हो, या फिर आपके पास जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी है उसमें नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हो, सो दैट इज प्रोडक्ट लाइन। ये क्या हुआ, ये हुआ आपका लेंथ जो है दैट इज इंक्रीजिंग थ्रू दैट। स्ट्रेच करना यानी खींचना, ठीक है, लेकिन जब स्ट्रेचिंग यहाँ पर दो तरीके से होता है, किस तरीके से, अपवर्ड स्ट्रेचिंग एंड डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग। अपवर्ड स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि यहाँ पर जो भी प्राइस में हम पहले से प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, यानी जो भी हमारा रेंज है, प्रोडक्ट का जो भी रेंज है, जैसे मैंने उस एग्जाम्पल में बताया था कि सोप अगर HUL 10 रुपीज में ऑफर कर रहा है तो दैट इज द रेंज ऑफ दैट प्रोडक्ट। सोप का रेंज उनका 10 to 20 रुपीज के बीच में है। लेकिन अपवर्ड स्ट्रेचिंग में जब आप रेंज के बियॉन्ड जाकर के प्रोडक्ट को कोई लॉन्च कर रहे हो, रेंज से बियॉन्ड जाने का मतलब क्या हुआ कि जो कॉस्ट होगा प्रोडक्ट का दैट इज वेरी हाई एज कंपैरिजन टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट व्हाट एवर यू आर ऑफरिंग, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि 10 रुपीज का सोप कर रहे थे, हम सेल कर रहे थे, ऑफर कर रहे थे, अब अचानक से हमने एकदम 200 का सोप लेकर आ गए हम, सो दैट इज अपवर्ड स्ट्रेचिंग। उसको क्या बोलेंगे, अपवर्ड स्ट्रेचिंग। जहां पर हम प्रोडक्ट का रेंज से बिल्कुल बाहर जाकर या तो महंगा या तो सस्ता सेल करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग। लेकिन अपवर्ड में यहाँ पर जो कॉस्ट होगा प्रोडक्ट का वो क्या होगा, हाई होगा। लेकिन अगर हम बात करें प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग में डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग का, तो यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइस कंपैरेटिवली लो होगा। जो रेंज में हम प्रोवाइड कर रहे थे उस रेंज से बहुत कम में हम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे अब एग्जांपल में ले लीजिए लाइफ बॉय, ठीक है, अर्लियर दे वर सेलिंग द प्रोडक्ट फॉर, उनका तो वही 5-10 रुपीज यही रेंज चलता है मान लो, और एकदम से वो 1 रुपए का सोप ले आए 1 रुपीज का, so that is downward stretching. Downward stretching when we are offering a new product in the low cost, ठीक है, और beyond the range of the existing product offering, यानी जो प्रोडक्ट का प्राइस चल रहा था वैसे प्रोडक्ट जो हम बेच रहे थे, जिस कॉस्ट में बेच रहे थे उससे बिल्कुल ऊपर रेंज अपवर्ड स्ट्रेचिंग, उससे बिल्कुल नीचे रेंज डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग। प्रोडक्ट डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग और ये प्रोडक्ट मिक्स लेंथ, हाँ, प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है बेटा जो आपके पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन है ना, उसको आपने किस तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है, किस तरीके से क्लासिफाई किया है आपने, कैसे सजाया। जैसे आपके पास मान लीजिए कि पाइल बहुत बल्क में बुक्स है, तो बुक को आप कैसे अरेंज कर सकते हो, या तो आप हिस्ट्री का अलग करोगे, इकोनॉमिक्स का अलग करोगे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू विल डू, आइदर यू विल डू इट अकॉर्डिंग टू हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, यानी हिंदी की तरह हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया और एक इंग्लिश की तरह डिस्ट्रीब्यूट किया, या तो फिर हम इसको और भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे फॉरेन ऑथर्स का अलग कर दिया और इंडियन ऑथर्स का अलग कर दिया। तो जिस तरीके से आप प्रोडक्ट लाइन को क्लासिफाई करते हैं अपनी कंपनी में, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स। आगे बात समझ में। अब जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, तो उन्होंने कैसे कर दिया कि उन्होंने प्रोडक्ट टाइप के हिसाब से कैटेगराइज किया, जैसे सोप को अलग कर लिया, लॉन्ड्री को अलग कर लिया, बेवरेज को अलग कर लिया, स्नैक्स को अलग कर लिया, कॉस्मेटिक्स को अलग कर लिया। आई बात समझ में।
तो यहाँ पर द सिचुएशन, जो यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम प्रोडक्ट का, जो सजावट कर रहे हैं वो प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट जो भी सोप होगा, बाथिंग सोप जो भी होगा वो इसमें आएगा, जो भी लॉन्ड्री होगा वो इसमें आएगा, जो भी आपका इसके लिए क्या बताया था मैंने, एक तो ये आपका हो गया, बिवरेज होगा सो अलग होगा, स्नैक्स है तो अलग है, कॉस्मेटिक्स है तो अलग है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्लासिफाई किया। सो दैट इज प्रोडक्ट मिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट लाइन एंड वॉट एवर यू आर ऑफरिंग टू द कस्टमर, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स। टाइप के प्रोडक्ट ऑफर करना है, कस्टमर का क्या नीड है, कस्टमर के उस तरीके से प्रोडक्ट जो इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं, जो हम प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, ठीक है। और मार्केटिंग जो है वो एक स्ट्रैटेजी है, ये प्रोडक्ट से सिर्फ रिलेटेड नहीं है, इट इज रिलेटेड विद एवरी पी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है, कस्टमर की नीड को एनालाइज करना, रिसर्च करना, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, ईच एंड एवरीथिंग कम्स अंडर द मार्केटिंग, दैट हाउ वी आर फाइनली सेलिंग द प्रोडक्ट टू द कस्टमर, how we are satisfying the need of the customer by so many activities, that is marketing, and product is a part of marketing, that what we are offering to the customer, हम क्या offer कर रहे हैं customer को। clear हो गया सतीश? यस मैम। clear हो गया बच्चे? यस मैम। ओके, यस बोलो। प्रोडक्ट ये लेंथ और ये डेप्थ, हाँ वही सब बता रही हूँ, डोंट वरी। ओके, नाउ ये तो हो गया प्रोडक्ट मिक्स, अब आता है प्रोडक्ट मिक्स लेंथ। अब प्रोडक्ट मिक्स लेंथ क्या होता है, जब एक प्रोडक्ट कैटेगरी में, जैसे एग्जांपल के लिए बिवरेज में आपके पास जितने नंबर ऑफ मटेरियल हैं, जैसे 1 2 3, ये मान लीजिए टी है, ये ग्रीन टी है, ये कॉफी है, तो ये सारा आपका प्रोडक्ट लेंथ हुआ। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है एक प्रोडक्ट कैटेगरी में, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट लेंथ, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स लेंथ, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल इन अ कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स लेंथ, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स लेंथ। अब आता है प्रोडक्ट मिक्स विड्थ, लंबाई समझ में आ गया, लेट्स मूव टुवर्ड द चौड़ाई, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स विड्थ, ठीक है। अब प्रोडक्ट मिक्स विड्थ क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज प्रेजेंट इन द कंपनी, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स विड्थ, यानी कि आपका प्रोडक्ट कैटेगरी कितना है, जैसे अभी ये कंपनी हम ले रहे हैं तो यहाँ पर कितना है प्रोडक्ट मिक्स कितना है 5, यानी कि दे आर डीलिंग विद द 5 कैटेगरीज, राइट। एंड इन प्रोडक्ट लेंथ अगर हम सिर्फ बिवरेज का देखें तो कितना है 1 2 3, तो दिस इज लेंथ एंड दिस इज विड्थ। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ, डेप्थ का मतलब क्या होता है, गहराई, ठीक है। हिंदी में अगर हम समझे डेप्थ का मतलब, तो इसका मतलब होता है गहराई। अच्छा, अब डेप्थ में क्या सिचुएशन है, अगर कोई भी प्रोडक्ट के अंडर में कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट प्रेजेंट है, अब जैसे स्नैक्स हम ले रहे थे, यहाँ ये तो हमने बिवरेज लिया, अब चलो हम स्नैक्स लेते हैं, ये एस, ठीक है, ये स्नैक्स लेते हैं। अब स्नैक्स में देखिए कि मान लीजिए कि दे आर सेलिंग लेज, ऐसे लेज सेल नहीं करता एक्चुअली, लेकिन आई एम जस्ट नॉर्मली, दैट इज अ पेप्सिको कंपनी। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि दे हैव मिक्सचर, छोड़ दो मिक्सचर ले लो, स्नैक्स में आएगा मिक्सचर, बिस्किट्स, ईटेबल आइटम्स, तो मान लीजिए इनके पास मिक्सचर है। अब मिक्सचर में भी दे हैव वेराइटीज, ठीक है, लाइक काजू मिक्सचर है, नवरत्न मिक्सचर है, ठीक है, स्पाइसी मिक्सचर है, आई बात समझ में। सो इन अ सिंगल प्रोडक्ट when there have so many products under a single product, एक प्रोडक्ट के अंडर में जितनी वेराइटीज प्रेजेंट होगी, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ। अब एग्जांपल में अगर हम सोप ले रहे थे, तो सोप में देखो मान लो लाइफबॉय है, अब लाइफबॉय में तुम लोगों ने देखा ना कि बहुत सारा, इसमें एक नॉर्मल भी है, एक आपका स्किन केयर है, ठीक है, आपका फिर मुल्तानी है, एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो दैट इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ। क्लियर हो गया सबको, एवरीवन, एवरी स्टूडेंट क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो ये समझ में आ गया। अब एक आता है प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी, क्या होता है प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो प्रोडक्ट मिक्स होता है
है ना, वो आप क्लासिफिकेशन करते हो अपने प्रोडक्ट लाइन का जिस तरीके से, दैट इज प्रोडक्ट मिक्स। अब HUL ने तो मान लीजिए कि इस तरीके से कर रखा है क्लासिफिकेशन। अगर मैंने बोला था कि डेयरी कंपनी ले लीजिए, जैसे एग्जांपल के अगर हम सुधा ले लें, तो क्या क्या ये प्रोडक्ट सेल करता है सुधा? मिल्क, आई थिंक स्वीट्स भी, ठीक है, दही, राइट, एंड उसके अलावा आइसक्रीम, ब्रेड की भी शायद वो सब्सिडियरी कंपनी स्टार्ट हुआ है इसका, ठीक है। तो बटर, पनीर, देयर हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है। हाँ, आइसक्रीम वगैरह, ये सारी चीजें किस चीज में आएंगी आपके? ये जितने भी प्रोडक्ट्स वो सेल कर रहे हैं वो सब किस चीज से रिलेटेड है? मिल्क से रिलेटेड है, यानी कि हर एक प्रोडक्ट एक दूसरे से क्या है, मिलता जुलता, ठीक है, रिलेटेड है। सो जितना ज्यादा प्रोडक्ट में सिमिलैरिटी होगा, यानी कि जो भी मतलब सिमिलर फॉर्म टाइप होगा, जैसे पेड़ा है, पेड़ा भी मिल्क से बना ही हुआ है ऑब्वियसली, तो सारे मिल्क प्रोडक्ट्स ही हैं उसके। तो यहाँ पर प्रोडक्ट मिक्स कंसिस्टेंसी आपकी बहुत हाई है, क्या होगी? हाई होगी। लेकिन जब दो प्रोडक्ट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उनका कोई लिंक नहीं है आपस में, और दोनों बिल्कुल अलग हैं, तो उनकी कंसिस्टेंसी क्या होगी? लो होगी। आई बात समझ में? कि जब भी कोई प्रोडक्ट है वो कितना एक दूसरे से रिलेटेबल है, जैसे कि दही एंड मिल्क बोथ आर रिलेटेड, ट्रू। So in that situation, the consistency is high. Consistency is high. But when the products are not relatable, in that situation, the consistency is low. आगे बस समझ में? अब जैसे गोदरेज कंपनी है, so they are basically selling the almiras and so many furniture, as well as they are selling soap. तो इनकी कंसिस्टेंसी हाई है या लो है? लो है। लेकिन सुधा की कंसिस्टेंसी हाई है या लो है? हाई है। आगे बस समझ में? क्लियर हो गया एवरी स्टूडेंट, एवरीवन? ओके ओके, यस मैम। यस मैम। चलिए सब लोग कैमरा ऑन करके बैठिए। एवरी स्टूडेंट टर्न ऑन योर कैमरा। मिक्स, प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग, क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अच्छा, एक और ही मैंने बताया था, प्रोडक्ट फिलिंग, याद है? प्रोडक्ट फिलिंग क्या होता है? जब हम अपने ही रेंज में कोई नया प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, वो बियॉन्ड द रेंज था प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेचिंग, ये विद इन द रेंज है, मतलब अपने जो रेंज में हम प्रोडक्ट ऑफर कर रहे थे उसी रेंज में जब हम कोई नया प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं या नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में, ठीक है, तो दैट इज प्रोडक्ट फिलिंग, प्रोडक्ट लाइन फिलिंग। आगे बस समझ में? लेकिन प्रोडक्ट लाइन फिलिंग के लिए मैंने कुछ फैक्टर्स बताया था। कभी भी नए प्रोडक्ट को आप ऐसे ही लॉन्च नहीं कर सकते हो, उसका डिमांड आपको एनालाइज करना पड़ेगा मार्केट में। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है? अगर आप फाइनेंशियली साउंड नहीं हो तो नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना आपके लिए क्या हो जाएगा? रिस्की हो जाएगा। जो भी नए प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर रहे हो वो इनोवेटिव प्रोडक्ट होना चाहिए। इनोवेटिव का मतलब बेटर होना चाहिए, बेटर क्वालिटी का होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, है ना। पहले जो प्रोडक्ट आप ऑलरेडी लॉन्च किए उससे रिलेटेबल नहीं होना चाहिए, उससे थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए, तभी तो कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। एक और चीज, प्रोडक्ट लाइन फिलिंग से पहले आप ये भी चीज नोटिस कर सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट में कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका सेल कम है, मतलब जो भी गुड्स आप ऑफर कर रहे हैं उनका किसका सेल कम है। अगर उसका सेल एक्सेसिव कम है तो यू कैन क्या कर सकते हो, आप उस प्रोडक्ट को बाहर हटा सकते हो, बंद कर सकते हो उसको मैन्युफैक्चर करना, और उसके बाद नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन अगर रिलेटेबल मतलब सेम प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिया जो पहले से आपके पास है उसी से रिलेटेड, तो ऐसी सिचुएशन में कंपटीशन ऐसा होगा कि आपके प्रोडक्ट्स के विद इन ही कंपटीशन शुरू हो जाएगा। कस्टमर्स या तो नया वाला प्रोडक्ट को ऑप्ट करेंगे या तो नया को बिल्कुल ऑप्ट नहीं करेंगे, पुराने को ऑप्ट करेंगे, ऐसा हो सकता है पॉसिबल। इसीलिए पहले जैसा प्रोडक्ट है सेम टू सेम उस टाइप के थीम का प्रोडक्ट को आपको दोबारा लॉन्च नहीं करना, ठीक है। हाँ, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में आप कई बार प्रोडक्ट फ्लैंकिंग एक टर्म है, वो हम पढ़ेंगे आगे। तो प्रोडक्ट फ्लैंकिंग होता है जब हम कुछ नया एड ऑन करके उसी प्रोडक्ट को रिन्यू करके मार्केट में फिर से लेकर आते हैं, जिसे नहीं लिखता है एक्स्ट्रा पावरफुल टाइड, इस तरीके से आता है ना। सो दिस इज प्रोडक्ट फ्लैंकिंग, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए let's move toward it। अच्छा, that is brand rejuvenation, जो मैंने भी बताया। प्रोडक्ट फ्लैंकिंग जो होता है वो होता है जब हम कोई भी प्रोडक्ट को छोटे सैशे में, बड़े सैशे में, बड़े पैकेट में, मतलब अलग अलग साइज में जब हम ऑफर करते हैं। जैसे अगर एग्जांपल में हम देखें तो क्लिनिक प्लस जो है दैट इज अवेलेबल इन 1 रुपी सैशे, एज वेल एज दैट इज अवेलेबल इन ½ लीटर बॉटल,
ट्रू. सो दैट इज प्रोडक्ट फ्लैंकिंग. और जो मैंने भी बताया ब्रांड रिजुविनेशन कहते हैं उसको. दैट इज ब्रांड रिजुविनेशन व्हेन वी आर एडिंग और पुटिंग द एक्स्ट्रा वर्ड, कुछ उसमें हमने स्लैंग लगा के उसी प्रोडक्ट को रिन्यू करके मार्केट में सेल करना शुरू किया. खैर इसके बारे में हम पढ़ेंगे ब्रांड रिजुविनेशन वगैरह. ठीक है, अभी मैंने ऐसे ही आपको बता दिया. चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड? लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज ब्रांड. कुछ ब्रांड का नाम बताओ मुझे. ITC, नेस्ले, टाटा. आईटीसी, नेस्ले, टाटा और हाँ, और ऑनलाइन क्लास नाइकी, यस मैम. नाइकी और एडिडास, एडिडास, मैगी, बिस्लरी, रीबॉक, नाइकी. I guess there are so many names of brand. Levi's ले सकते हैं, UC भी ले सकते हैं. Some international brands are these. ठीक है. Pantaloons is also a brand. Pantaloons is also, हाँ. उसके बाद फिर आपका टाटा हो गया, रेड लेबल, ये सब बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आई गेस. हाँ, मैगी इज स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स. नेस्ले का आपका मैगी प्रोडक्ट है. कोलगेट, कोलगेट, पार्ले, ये ब्रिटानिया सारे मैम. एफएमसीजी के ब्रिटानिया. आपके, हाँ ब्रिटानिया, ये सब एफएमसीजी के क्या है, ब्रांड है. तो आई गेस ब्रांड का नाम तो बहुत सारा हो गया. अब गर्ल्स के लिए बोला जाए तो ऑरेलिया, ठीक है, डब्ल्यू, बीबा, दीज आर द इंडियन एथनिक वेयर के ब्रांड्स हैं, है ना. अच्छा, व्हाट इज ब्रांड? ब्रांड क्या होता है? ये तो नाम हो गया, कंपनीज के नाम ब्रांड है. ये ब्रांड क्या होता है? टैग है मैम. ब्रांड, ब्रांड जो है, ब्रांड क्या है? ब्रांड इज अ लोगो. एक लोगो है, एक सिंबल है, और वो सिंबल और लोगो से हम क्या पता करते हैं? वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द ब्रांड. व्हेनेवर वी आर एबल टू सी द स्टिक, वी अंडरस्टैंड दैट नाइकी इज दिस. ठीक है, नाइकी है ये. क्लियर हो गई बात? तो दैट इज अ काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन. ब्रांड क्या है? एक लोगो है, दैट कैन बी द नेम. ठीक है, सिंबल है, डिजाइन है, और ये सारी चीजें क्या करती हैं? एक तरीके से आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है कि हम कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं. तो लिखिए, फिलिप कोटलर ने इसका डेफिनेशन दिया है. फिलिप कोटलर इज अ फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग. ऑलवेज रिमेंबर. ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड? इसको इन्वर्टेड कॉमा से शुरू कीजिए. अ ब्रांड इज अ नेम, a brand is a name, comma term, 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 comma sign, comma symbol, symbol. Repeat, ma'am. Yes. Repeat, ma'am. A brand is a name, comma term, 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 comma sign, 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 comma symbol, 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 comma or, comma or, a combination of these, a combination of these, combination of these, comma that identifies, comma that identifies the maker or seller, the maker or seller of a product, of a product or service, of a product or service, that identifies the maker or seller of a product or service, inverted comma, close, full stop. This definition is given by Philip Kotler. फिलिप कोटलर या हो या कोई भी अगर आपके ऑथर या कोई भी जब डेफिनेशन देता है तो ऑलवेज रिमेंबर दैट शुड बी इन इन्वर्टेड कॉमा. हमेशा इन्वर्टेड कॉमा से शुरू होकर इन्वर्टेड कॉमा पे क्लोज होगा, और जो भी जैसा एज इट इज लिखा हुआ है सेम आपको लिखना है. डेफिनेशन का मतलब ही होता है कॉमा तक सेम होना चाहिए, इसीलिए आई यूज्ड कॉमा और दैट बहुत क्लियरली मैंने मेंशन किया है. ठीक है, चलिए. अच्छा, ब्रांड क्या बताता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने वाला कंपनी कौन सा है, सेलर कौन है, एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन देता है ब्रांड. ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है ट्रेडमार्क.
तो बिल्कुल आपका ब्रांड जैसे ही आपने रजिस्टर कर दिया, दैट विल बिकम द ट्रेडमार्क। वो क्या बन जाएगा? ट्रेडमार्क बन जाएगा। ट्रेडमार्क बन गया, इसका मतलब है कि नाउ नो कंपनी आर गोइंग टू यूज योर ब्रांड नेम, लोगो, सिंबल। यानी कोई भी कंपनी आपके ब्रांड नेम को यूज नहीं कर सकती है, दैट विल बिकम इलीगल वंस योर ब्रांड विल बिकम द ट्रेडमार्क। ठीक है, आपका ट्रेडमार्क बन गया, रजिस्टर्ड हो गया। अब कोई भी कंपनी आपके नाम को यूज नहीं करेगी, आपके साइन को यूज नहीं करेगी, आपके लोगो को यूज नहीं करेगी। तो ऐसा सेम ठीक है, सेम प्रोडक्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बट द सेम नेम कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, जैसे मैकडोनल्ड है तो मैकडोनल्ड एक ही सिंगल है, कहीं और आपको मैकडोनल्ड नहीं दिखेगा। यस, द नेम कैन बी चेंज कीजिए और आप बर्गर ऑफर कीजिए जैसे मैकडी करता है, दैट इज नॉट द बिग डील। जैसे बर्गर किंग एंड मैकडी बोथ आर लाइक अ सिमिलर, दे बोथ आर ऑफरिंग बर्गर बेसिकली। ठीक है, लेकिन नाम अलग है ना, बर्गर किंग इज अ बर्गर किंग एंड मैकडी इज मैकडी। द नेम इज नॉट सिमिलर, आइदर द प्रोडक्ट्स आर काइंड ऑफ सिमिलर। आ गई बात समझ में? सो यहाँ पर याद रखिएगा कि जब भी आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो जाएगा, वैसे ही आपका जो, हाँ, ट्रेडमार्क जैसे ही रजिस्टर्ड हो गया, ट्रेडमार्क एक्ट के अंडर में आपका ब्रांड रजिस्टर हो गया, वैसे ही नो वन कैन यूज योर नेम। योर नेम इज अ डिफरेंट, मतलब एक तरीके से क्यों ये होता है, ताकि डिफरेंशिएट कर पाए कंज्यूमर, है ना, डिफरेंशिएट कर पाएगा। सेम नाम सब रख लेंगे तो उससे क्या होगा, कस्टमर को भी कंफ्यूजन, सेलर को भी लॉस, है ना। सो ब्रांड, अब आता है बात ब्रांडिंग क्या होता है, व्हाट इज ब्रांडिंग। अच्छा, ब्रांड, सो ब्रांडिंग इज अ, लिखिए, ब्रांडिंग इज द प्रोसेस, द ब्रांडिंग इज द प्रोसेस where a business makes itself known to the public, known to the public, known to the public, known to the public, and differentiates and differentiate itself and differentiate itself from competitors, from competitors. So branding is the process where a business makes itself known to the public, and differentiates itself from competitors, फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स। यानी ब्रांडिंग एक प्रोसीजर है, एक मार्केटिंग प्रोसीजर है, जिसमें कंपनी जो है वो अपने आप को बाकी कॉम्पिटिटर्स से डिफरेंशिएट करने के लिए एक्टिविटीज करती है। अब क्या करती है? अच्छा, सबसे अच्छा एग्जांपल यू कैन टेक, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स बनाना चाहते हैं, कस्टमर के दिमाग में एक पॉजिटिव व्यू डालना चाहते हैं अपने ब्रांड के बारे में, और आप कॉम्पिटिटर से कैसे अलग हैं ये दिखाने की हम कोशिश करते हैं। इट इज अ एक्टिविटीज और प्रोसेस, और ये किसके द्वारा होता है? ये कंपनीज और मार्केटर के द्वारा होता है। ब्रांड जो होता है वो एक साइन होता है, लेकिन ब्रांडिंग एक पूरा प्रोसीजर है, ठीक है, कि हाउ यू कैन बेसिकली इन्फ्लुएंस द कस्टमर्स टुवर्ड योर कंपनी, टुवर्ड योर ब्रांड। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया एवरी स्टूडेंट? सबको समझ में आ गया ऑनलाइन क्लास? मैम। Yes, ma'am. ओके, पहला लिखिए डेफिनेशन के, यहाँ पर मैं आपको कुछ बेसिस बता रही हूँ, किस बेसिस पे दोनों में डिफरेंस है। कभी भी जब भी आप कोई भी डिफरेंस लिखते हैं किसी के भी बीच में, तो कभी भी पैराग्राफ यूज मत कीजिए, ऑलवेज पुट अ लाइन इन बिटवीन एंड राइट हियर एंड देयर, इधर एक तरफ इधर, एंड यहाँ बेसिस लिखिए कि कौन से बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला बेसिस है डेफिनेशन। दोनों के डेफिनेशन के बेसिस पे हमको दोनों को डिफरेंशिएट करना है। ब्रांड क्या है? ब्रांड में लिखिए, ब्रांड इज अ नेम, ब्रांड इज अ नेम that relates product and services offered by a company, it is a logo, sign, ये सब आप समझिए। ठीक है, नाउ ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क क्या है?
ब्रांड क्या है समझ में आया ना, इट इज अ लोगो, साइन, ये सारी चीजें ब्रांड है। अब ट्रेडमार्क क्या है, इट इज अ रजिस्टर्ड ट्रेड, लिखिए इट इज अ रजिस्टर्ड ट्रेड और ब्रांड नेम। अब आई बात समझ में कि जो ब्रांड आपका रजिस्टर्ड हो गया दैट इज अ ट्रेडमार्क, दैट इज अ ट्रेडमार्क। सो ट्रेडमार्क इज अ रजिस्टर्ड ट्रेड और ब्रांड नेम लोगो, ब्रांड नेम लोगो कलर, सॉरी कलर, साउंड और स्लोगन, जो भी ब्रांड रजिस्टर्ड हो गया दैट विल बिकम द ट्रेडमार्क। नेक्स्ट डिफरेंस, नेक्स्ट डिफरेंस, नेक्स्ट डिफरेंस, अगर लीगल प्रोटेक्शन की बात करें, लीगल प्रोटेक्शन की बात करें तो ब्रांड जो है वो ब्रांड जब रजिस्टर्ड हो गया देन दैट विल बिकम द ट्रेडमार्क। एक तरीके से ब्रांड आपका जब तक लीगल प्रोटेक्शन में नहीं है, जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो लीगल प्रोटेक्शन में बात करें तो ब्रांड जो है डज हैव एनी लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूज बाय अदर पीपल, यानी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन वाला चांस आपके ब्रांड में नहीं है। लेकिन जैसे वो ब्रांड रजिस्टर्ड हो गया, ट्रेडमार्क में आपका लीगल प्रोटेक्शन है, कोई दूसरी कंपनी आपके प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकती, लोगों को यूज नहीं कर सकती, ठीक है। स्कोप क्या है, हर एक ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा, अगर ब्रांड को रजिस्टर नहीं कराया तो वो कभी भी ट्रेडमार्क नहीं होगा, ठीक है। सो ऑल ब्रांड आर नॉट ट्रेडमार्क, लेकिन ऑल ट्रेडमार्क्स आर ब्रांड। लिखिए एक और डिफरेंस लिखिए, नॉट ऑल ब्रांड्स आर ट्रेडमार्क, सारे ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं होते हैं, यानी कि कुछ रजिस्टर्ड भी नहीं होते हैं, तो सारे ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं है, लेकिन सारे ट्रेडमार्क सारे ट्रेडमार्क ब्रांड हैं। ऑल ब्रांड आर नॉट ट्रेडमार्क बट ऑल ट्रेडमार्क आर ब्रांड, ऑल ट्रेडमार्क आर ब्रांड। क्या फायदा है ब्रांड का, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रांड्स टू कंज्यूमर। अच्छा, कंज्यूमर कौन होता है, हु आर द एंड यूजर, जिनको प्रोडक्ट फाइनली परचेज करना है, खरीदना है, यूज करना है, कंज्यूम करना है, ठीक है। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रांड्स के क्या क्या बेनिफिट है, सिग्निफिकेंस क्या है, फायदा क्या है, ठीक है। तो पहला है कि ब्रांड जो है दैट इज हेल्प फॉर द आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है, पहचानने में काम आएगा। जैसे आपका आइडेंटिटी कार्ड बताता है ना कि ये संदीप है, ठीक है, ये अन्नपूर्णा है, तो वही सेम चीज, सेम सिचुएशन इज विद ब्रांड। विथ द लोगो और साइन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज ऑफ दिस ब्रांड। जैसे कि हम लोग जैसे ही मैकडी देखते हैं कहीं पर भी समझ जाते हैं कि बर्गर का स्टोर आ गया, बेस्ट बर्गर मिलेगा, लाइक दिस, ठीक है। एडिडास देखा, बेस्ट स्पोर्ट्स शूज, है ना। सो इन शॉर्ट इट इज हेल्पफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प करेगा। ब्रांड से हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे एडिडास शूज, नो डाउट दे आर मेकिंग सो मेनी प्रोडक्ट्स नाउअडेज, बट उस शूज के लिए ज्यादा फेमस है। नेस्ले, मैगी याद आ जाता है, नेस्ले चॉकलेट याद आता है, हो जाता है ना ये सारी चीजें। तो वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट थ्रू द ब्रांड नेम या लोगो, ये साइन देख करके हम प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कंपनी को। तो फर्स्ट वन इज ब्रांड फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन, ब्रांड फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स at the point of purchase, यानी जब हमें कोई सामान को खरीदना है, so because of its logo or the brand name we are able to identify the product, ठीक है। so brand facilitate the identification of products at point of purchase। क्लियर हो गई बात, समझ में आया यहाँ तक। now next ब्रांड नेम जो है वो कस्टमर को प्रोटेक्ट करता है या नहीं करता है, प्रोटेक्ट करता है या नहीं करता है, प्रोटेक्ट ब्रांड नेम, क्या लगता है करता है कि नहीं कंज्यूमर को प्रोटेक्ट, बिल्कुल करता है। जैसे एग्जांपल के लिए इफ वी नोज अबाउट द ब्रांड प्रॉपरली, जैसे अगर हम नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर की बात करें, देखो देयर आर टू टाइप ऑफ वाटर अवेलेबल इन द मार्केट, मिनरल वाटर एंड ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। जो भी हम लोग 15-20 रुपीज का खरीदते हैं दैट इज ड्रिंकिंग वाटर। मिनरल वाटर जो होता है, कई बार उसमें मिनरल वाटर पे लिखा होता है बट दैट इज नॉट मिनरल वाटर, जो है बिस्लेरी का हिमालयन, दैट इज अ मिनरल वाटर।
ठीक है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको मिनरल वाटर और ड्रिंकिंग वाटर बताया, लेकिन अगर जैसे हम वाटर का नाम लेते हैं, पैकेज पानी का नाम लेते हैं, तो वैसे बिस्लेरी याद आता है। अच्छा, बिस्लेरी की स्पेलिंग क्या है? आ रहा है, दिस इज बिस्लेरी। अच्छा, बिस्लेरी की जगह बासलेरी लिखा रहेगा, तो दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंस होगा कि नहीं? बहुत डिफरेंट होगा। बहुत डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि एक प्रोडक्ट ओरिजिनल और दूसरा प्रोडक्ट फेक है, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट है। और वो क्या कर रहा है कि वो बिस्लेरी का नाम को यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चूंकि उसमें Brand symbol एक्शन लेना। लिया जाएगा, चूंकि उसमें एक्शन ले लिया जाएगा, तो बिस्लेरी की जगह बसलेरी कर दिया। और कई बार वो ग्रीन कलर का जो वो पैकेट यूज करते हैं, ग्रीन कलर का जो लेबलिंग करते हैं, वो अगर उन्होंने भी ग्रीन यूज कर लिया और हमने प्रॉपरली नाम नहीं पढ़ा, तो बसलेरी भी ले लेंगे, खरीद लेंगे, पता नहीं लगेगा। ट्रू। सो अगर आपको ब्रांड जो नाम होता है, प्रॉपरली नेम या लोगो जो है, वो आपको करेक्ट प्रोडक्ट को चूज करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। इन शॉर्ट, दैट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस एंड फ्रॉम परचेजिंग द स्प्यूरियस और फेक प्रोडक्ट। आ गई बात समझ में? यहाँ सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया सबको? एवरीवन? Yes, ma'am. पहला आइडेंटिफिकेशन के लिए, और सेकेंड प्रोटेक्शन में कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करेगा। किस चीज से प्रोटेक्ट करेगा? जो अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है। आप लोगों ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पढ़ा होगा, यूटीपी जो टर्म आता है, ठीक है। तो जो अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिसेस वगैरह जो कर रहे हैं कंपनीज, फेक प्रोडक्ट बना रहे, वो सब चीजों से आपका बचाव होगा अगर आपने प्रॉपरली ब्रांड को रिकॉग्नाइज करके प्रोडक्ट को खरीदा। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट वन इज ब्रांड हेल्प फॉर द डिफरेंशिएशन। यानी पहला पॉइंट जो था दैट इज आइडेंटिफिकेशन कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड था प्रोटेक्शन, एंड थर्ड जो है, मैं शॉर्टकट में छोटा एक एक वर्ड में आप लोगों को ये पूरे फीचर्स करा दूंगी, ठीक है। जो थर्ड पॉइंट है दैट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंट का मतलब क्या होता है? अलग। डिफरेंट का मतलब क्या होता है? अलग। सो यहाँ पर ब्रांड जो है वो आपको हेल्प करेगा कि आप दूसरे ब्रांड से इस प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट करें। आ रही बात समझ में? अब जैसे लाइफ बॉय है और डव है, तो दोनों डिफरेंशिएट करते हैं ना जी, देखते हो ना डिफरेंशिएट कैसे होता है? उसके नाम से, कलर से, उसके लोगो से। ट्रू। सो इन शॉर्ट वी अंडरस्टैंड दैट ब्रांड इज हेल्पफुल। क्या किस चीज में ब्रांड हेल्पफुल है? आप करता है किस चीज में हेल्पफुल है? ये आपको दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करने में, दूसरे ब्रांड से आपको डिफरेंशिएट करने में ब्रांड्स हेल्पफुल है। ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यहां आगे बात समझ में? नेक्स्ट वन सिंप्लीफाई करने में। सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है? आसान। सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है? आसान। अच्छा, यहाँ पर ये जो वर्ड आया सिंप्लीफाई, एक बार जब आपने प्रोडक्ट को खरीदना शुरू कर दिया, तो उसके बाद आपको उसका नाम, उसका लोगो वगैरह क्या हो जाता है? याद हो जाता है। तो आप जब रिपीट परचेज करिएगा तो आपको ज्यादा टाइम एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इजिली देखकर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कि मुझे यही प्रोडक्ट परचेज करना है। तो कहीं ना कहीं ये कन्वीनियंस क्रिएट कर रहा है किसके लिए? कंज्यूमर के लिए, क्योंकि दे आर इजिली एबल टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट परचेज करना है। सही बात है ना? और अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कोई भी ब्रांड नहीं होता, प्रॉपर पैकेजिंग नहीं होता, लोगो नहीं होता, तो क्या यहाँ पर 5-10 प्रोडक्ट्स रहते हैं, हमसे समझ आता है कि हमने पिछली बार कौन खरीदा था प्रोडक्ट? नो। Last time what we purchased, we have no idea because there is a no sign for differentiating. ठीक है? So in short, it is helpful for the customers that they are easily able to purchase the product again and again. So it is simplifying the procedure. Clear होगी बात? समझ में आ रहा है ऑनलाइन क्लास सबको? Everyone? ठीक है। नेक्स्ट लिखिए brand help consumers to feel good about their purchase. Brand have social benefit for consumers. Brand have social benefits of consumers. अच्छा, social benefit का मतलब क्या हुआ? सामाजिक तौर पे फायदा होना। तो ब्रांड का एक सोशल बेनिफिट है क्या? अब जैसे मान लो
कि कोई आपके फ्रेंड में से लिवाइस का उसने प्रोडक्ट परचेज किया, लिवाइस, ठीक है। अब लिवाइस क्या है संदीप? ब्रांड है। अब ब्रांड है लिवाइस किस चीज का ब्रांड है? ज्यादातर वो जीन्स के लिए नोन है, ठीक है। तो अगर कोई लिवाइस का प्रोडक्ट परचेज करके लेकर आएगा तो व्हाट यू विल थिंक अबाउट दैट पर्सन? दिस पर्सन इज रिच, दिस पर्सन इज सोफिस्टिकेटेड, पर्सनालिटी अच्छा है, बहुत सारी चीज। तो एक तरीके से ब्रांड आपको सामाजिक तौर पे भी बेनिफिट देता है, एक रिकॉग्निशन बनाता है आपका भी कि आप इस ब्रांड के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, इस प्रोडक्ट ब्रांड के प्रोडक्ट को खरीदते हैं। सो द ब्रांड image is going to make your image, in short, about the personality, about the way, about your purchasing habit, ठीक है। so in short it is helpful for social benefit as well, यानी सामाजिक तौर पे भी ब्रांडेड प्रोडक्ट को खरीदने से एक तरीके से क्या होता है? बेनिफिट होता है, फायदा होता है। और एक और भी चीज है कि हमेशा याद रखिएगा कि कस्टमर हर एक ब्रांड को अडॉप्ट जल्दी नहीं करता है, लेकिन अगर उसने अडॉप्ट कर लिया तो उसका इक्विटी अपने आप बढ़ जाता है, यानी वैल्यू बढ़ जाता है। जैसे आज भी हम बजाज को एक अच्छे ब्रांड की तरह देखते हैं, ट्रू। डाबर को एक अच्छे ब्रांड की तरह देखते हैं, ट्रू। डाबर जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की कंपनी है इंडिया की, आज भी हम उसको अच्छे देखते हैं ना, पॉजिटिव वे में। और अभी तो खैर आप लोगों को ही पता होगा कि डाबर नॉट इजिली बोल सकते हैं adopted by the people, consumers, but once it is adopted then everyone will start watching that brand as in a positive way, ठीक है। आ रही है बात समझ में? क्लियर हो रहा है? तो एक सोशल स्टेटस को बनाने में भी ब्रांड आपका क्या करता है? हेल्प करता है। नेक्स्ट वन इज वही कंज्यूमर चूज कैसे करे प्रोडक्ट, उसके लिए बेनिफिशियल है, डिफरेंशिएट के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, सोशल बेनिफिट के लिए। तो ये सारे कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सब का बेनिफिट है ब्रांड का, ठीक है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रांड टू द फर्म्स, कंपनी के लिए क्या फायदा है ब्रांड का? सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रांड्स टू फर्म्स, लिखिए सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रांड्स टू फर्म्स, यानी कि कंपनीज के लिए क्या बेनिफिट है? किसका? कंपनी के लिए क्या बेनिफिट है? ब्रांड का, ठीक है। नेक्स्ट क्या फायदा है इसका? पहला है कि अगर आपका ब्रांडिंग सक्सेसफुली हो गया, यानी कि लोग आपके कंपनी को रिकॉग्नाइज करने लगे, सो दैट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। क्या करेगा? ये रिड्यूस कर देगा आपके एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट, यानी कि बार बार प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करिएगा दिखाने के लिए, तो एक बार लोगों ने जानना शुरू कर दिया तो एडवर्टीजमेंट अपने आप कम भी कर दोगे, लेस भी कर दोगे, स्टिल पीपल विल एबल टू रिकॉग्नाइज योर ब्रांड, ट्रू। जैसे एग्जाम्पल में बजाज को देखा है कई बार एडवर्टीजमेंट, बहुत ही रेयर, ट्रू है ना। लेकिन कहीं ना कहीं लोग आज सब 90% 80% लोग जानते हैं बजाज के बारे में, और इट्स नॉट अबाउट दिस जनरेशन, इट्स अबाउट द ओल्डेस्ट जनरेशन एज वेल। सही बात है। सो इन शॉर्ट, वंस योर ब्रांड इज बिकम द स्टेबल इन द मार्केट, वंस द ब्रांड इक्विटी इज बिकम हाई, ब्रांड की वैल्यू हाई हो गई, लोग आपके ब्रांड को पहचानने लगे, योर एडवर्टीजमेंट कॉस्ट विल बी डिक्लाइन, कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। एडवर्टीजमेंट कॉस्ट रिड्यूस होगा तो कंपनी के लिए फायदा है या नुकसान है? फायदा है। इट इज अ बेनिफिट इन शॉर्ट, है ना, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर होता है। तो पहला बेनिफिट तो फर्म के लिए ये हुआ कि वंस योर ब्रांड बिकम सक्सेसफुल देन द एडवर्टीजमेंट कॉस्ट विल बी डिक्लाइन और दैट विल बी रिड्यूस, कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांड की वजह से ब्रांड आइडेंटिफिकेशन, इट फैसिलिटेट टू डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट। जो कंज्यूमर के लिए फायदा है कि वो चूज करने के टाइम, मतलब प्रोडक्ट को परचेज करने के टाइम पे दे आर एबल टू चूज दैट विच ब्रांड इज सुटेबल फॉर मी, है ना। द सेम थिंग इज विद द फर्म एज वेल, that they are basically differentiate their product from the other competitors। दूसरे कॉम्पिटिटर से वो इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर ब्रांड है तो, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांड अगर आपका एक बार स्टेबल हो गया, वंस योर ब्रांड बिकम स्टेबल, ठीक है, इन द मार्केट, यू कैन इजिली इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट।
Yes. ठीक है, जैसे ही आपका ब्रांड का नाम हो गया, अगर आप कोई दूसरा प्रोडक्ट भी लेकर आओगे मार्केट में, तो दैट विल बी इजिली एक्सेप्टेड बाय कंज्यूमर्स, यानी कंज्यूमर्स उसको क्या करेंगे, इजिली एक्सेप्ट कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि अर्लियर दे ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड, वो पहले एक्सपीरियंस्ड होंगे किस चीज से, आपके प्रोडक्ट के साथ, उनको अच्छा लगा होगा आपका प्रोडक्ट, तो वो पहले ही सेटिस्फाइड है, और ऐसे सिचुएशन में आपके दूसरे प्रोडक्ट को भी इजिली क्या करेंगे, वो अडॉप्ट कर लेंगे। अब जैसे सैमसंग है, अर्लियर व्हेन इट केम इन 2000 के अराउंड, जब वो कंपनी आया था, उससे पहले आया था 1995 के बाद आया था सैमसंग, उस समय दे स्टार्टेड सेलिंग वो कैथोड रे ट्यूब वाला टेलीविजन, टीवी बेचते थे वो स्टार्टिंग में, ठीक है, इंडिया में। अब उनका हर एक प्रोडक्ट अडॉप्ट हो जाता है कि नहीं इजिली, अब सैमसंग कुछ और भी नया प्रोडक्ट लेकर आएगा, टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट, दैट विल बी इजिली एक्सेप्टेड, Yes, ma'am. because that brand is already, the brand equity of that company is already high. brand equity का मतलब होता है ब्रांड का वैल्यू ऑलरेडी क्या है, मार्केट में हाई है, सो इजिली हम नए प्रोडक्ट को मार्केट में क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ ब्रांड इक्विटी या ब्रांड वैल्यू। तो दीज आर द बेनिफिट्स फॉर द फर्म, इन शॉर्ट, क्लियर है। नेक्स्ट, strong brand can make a successful organization. Obviously अगर आपका ब्रांड का नाम बेटर है, तो यू विल ट्राई टू कंट्रोल इंटरनल एक्सटर्नल environment को, तो we cannot, but you will try to control internal organization in the better way. जब आपके ब्रांड का नाम है, तो आप अपनी कंपनी को भी वैसे ही सुटेबल बनाइएगा कि नहीं, Yes. हर एक प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो होगा, सप्लाई प्रॉपरली होगा प्रोडक्ट का, एम्प्लॉइज हैप्पी होंगे, सो इन शॉर्ट आप अपनी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइएगा। ट्रू। नेक्स्ट वन इज कि जो आपका ब्रांड है, उससे आपको एक और फायदा है कि जब आपका ब्रांड एक बार मार्केट में सेट हो गया, सो यू कैन ऑल्सो इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि वंस द पीपल हैव habitual, they become habitual for purchasing your product, they are doing the repeat purchase, so in that situation they are even going to pay the higher amount for purchasing your product, ठीक है, so in that situation you will get the higher margin or higher profit, brand की वजह से आपका सेल भी ज्यादा होगा, ठीक है, प्राइस हाई में भी पीपल खरीदेंगे, लोग खरीदेंगे। जैसे आज भी अगर मैं एक एग्जांपल लूं डिटॉल का, सो डिटॉल जैसे ही दिमाग में आता है, वैसे ही हम लोग क्या जर्म्स किल वो वाला दिमाग में आता है कि नहीं, 99.9% प्रोटेक्शन फ्रॉम जर्म्स, ट्रू। तो डिटॉल जैसे दिमाग में आया, वैसे ही हमने सीधे जर्म्स के बारे में सोचा, है ना। तो इन शॉर्ट दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्रांड का ये क्या है, वैल्यू है, स्टेबिलिटी है मार्केट, ठीक है। आज भी अगर मैं बात करूं, सेफ्टी की बात की जाए, तो डिटॉल का प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल होता है ना। So in short, these are the benefits of firms. यानी benefits ये ब्रांड का फर्म के लिए है, उससे पहले जो मैंने बताया that was for the consumers. क्लियर हो गई बात, समझ में आया? ओके, मतलब कि कस्टमर जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आराम से प्रोडक्ट को देख सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, प्रोटेक्ट हो सकते हैं ब्रांड के नेम से, स्प्यूरियस प्रोडक्ट, फेक प्रोडक्ट वो नहीं खरीदेंगे फिर। So these are the benefits. I guess क्लियर हो गया होगा significance of brand. Significance of brand is clear? But लिखते नहीं कुछ। सबको क्लियर हो गया है? Yes, ma'am. In the next ma'am. class, Yes, ma'am. in equity. अच्छा, what is a brand equity? मैम किसी particular अजय मान लो कि there are two elephants, दो हाथी हैं, एक फेयर है, एक मेला में दो हाथी हैं, एग्जाम्पल के लिए। तो एक का नाम मान लो ए है, एक का नाम बी है। तो ए जो है उसके बारे में हम जानते हैं कि ये ज्यादा सही नहीं है, लेकिन बी बहुत पावरफुल है। बी बहुत क्या है, पावरफुल है। अब दोनों पावरफुल हैं, दोनों हाथी हैं, दोनों बोथ आर पावरफुल, बट समवन इज लेस और समवन इज मोर। So the same situation is with the brand. So brand equity is a power, यानी आपके ब्रांड का पावर क्या है और वैल्यू। अब पावर कैसे पता लगेगा, ठीक है, ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया। दो टेक्नोलॉजी की कंपनी ले लेते हैं, ठीक है, एक ले लेते हैं हम फिलिप्स को, ठीक है, और एक ले लेते हैं कोई XYZ को। कौन ज्यादा पावरफुल है? फिलिप्स। क्यों? Philips. क्योंकि उसका नाम सुना है और XYZ का नाम नहीं सुना, ध्यान नहीं। ठीक है। सो ब्रांड इमेज, वैल्यू,
पावर, दैट इज ब्रांड इक्विटी। जो भी ब्रांड ज्यादा पावरफुल होगा उसका उतना ही ज्यादा ब्रांड इक्विटी हाई होगा। जितना ज्यादा पावरफुल ब्रांड, जितना ज्यादा स्टेबल और रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड होगा, उतना ज्यादा उसकी ब्रांड इक्विटी हाई होगी। क्या होगी? ब्रांड इक्विटी हाई होगी, यानी ब्रांड वैल्यू हाई होगा। ब्रांड इक्विटी एक तरीके से पॉजिटिव डिफरेंशियल इफेक्ट है। पॉजिटिव डिफरेंशियल इफेक्ट कि अरे फिलिप्स का है तो अच्छा ही होगा, ये वाला एटीट्यूड है एक तरीके का, कि जहां पर हम सिर्फ ब्रांड का नाम सुन करके कंज्यूमर जो है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है, वैसे ही पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेगा। सर ये वाला प्रोडक्ट लीजिए, सर ये प्रोडक्ट लीजिए, नहीं फिलिप्स से यही लूंगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाई दिस काइंड ऑफ सीन इज हैपेंड। क्यों इस तरीके की चीज हुई? बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ द ब्रांड, एंड दैट पावर ऑफ द ब्रांड ऑलरेडी इफेक्टेड द कंज्यूमर्स इन द पॉजिटिव वे, ठीक है। वो ऑलरेडी इमेज अपना पॉजिटिवली माइंड में सेट करवा चुका है फिलिप्स कि भाई हम जो बेचेंगे बेस्ट क्वालिटी का सेल करेंगे। आई बात समझ में? सो ब्रांड इक्विटी क्या है? इट इज अ वैल्यू, ठीक है, एंड दैट इज जनरेटेड, किस चीज से जनरेट होता है? जितना ज्यादा आपका पावरफुल होगा ब्रांड, उतनी ज्यादा आपकी ब्रांड इक्विटी, ब्रांड वैल्यू हाई होगी। जितना लेस पावरफुल होगा ब्रांड, उतनी ज्यादा ब्रांड इक्विटी आपकी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। सो इट इज, आप बोल सकते हैं इट इज अ पॉजिटिव इमेज। ब्रांड इक्विटी पॉजिटिव डिफरेंशियल इफेक्ट है, दैट नोइंग द ब्रांड नेम, नाम को जानते के साथ ही कंज्यूमर्स रिस्पॉन्ड टू द प्रोडक्ट और सर्विस इन द पॉजिटिव वे, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव वे दोनों हो सकता है। ब्रांड इक्विटी का मतलब ब्रांड वैल्यू है ना, अगर आपका ब्रांड वैल्यू कम है तो आप निगेटिवली भी एक्ट कीजिएगा, आप खरीदिएगा नहीं प्रोडक्ट। तो यहाँ पर पॉजिटिव वे लिखना सही नहीं होगा, बस यहाँ तक लिखिएगा कि ब्रांड इक्विटी इज द पॉजिटिव डिफरेंशियल इफेक्ट दैट नोइंग द ब्रांड नेम हैज ऑन कंज्यूमर रिस्पॉन्स। उसी समय वो रिस्पॉन्स करता है प्रोडक्ट के लिए, या तो खरीदेगा या तो नहीं खरीदेगा। ब्रांड इक्विटी हाई है तो प्रोडक्ट परचेज होगा, पॉजिटिव वे में प्रोसीजर चलेगा। ब्रांड इक्विटी लो है तो निगेटिव वे में चलेगा, प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। ट्रू? समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर ब्रांड इक्विटी को मेजर करने के लिए अगर हम मतलब ब्रांड इक्विटी जो है वो एक तरीके से विलिंगनेस को मेजर करता है। विलिंगनेस मतलब समझते हो? खुद से खरीदने की इच्छा क्या है। जैसे नाम सुनते के साथ खरीद लेने की इच्छा अगर है, जैसे ही नाम सुना वैसे खुद से परचेज करने की इच्छा है, तो इसका मतलब ब्रांड इक्विटी हाई है। लेकिन विलिंगनेस जितना लो होगा उतना ब्रांड इक्विटी क्या होगा? लो होगा एक तरीके से। कंज्यूमर का रिस्पॉन्स कैसा होगा प्रोडक्ट के लिए, खरीदना चाहता है नहीं खरीदना चाहता है, दैट इज रिलेटेड विद ब्रांड इक्विटी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल में देखिए, अगर हमें ईयरफोन लेना है, एग्जाम्पल में इफ वी वांट टू परचेज अ ईयरफोन, और जैसे ही हमने सुना, वही फिलिप्स का ले लेते हैं, फिलिप्स का नाम सुना तो क्या होगा? फिलिप्स खरीदेंगे। अच्छा, बोट और फिलिप्स दोनों का, तब कौन सा खरीदोगे? बोट। तो in short we can say that for earphone, I'm not saying about the every product, we will purchase boat because their brand equity in terms of earphone high. किसका हाई है? बोट का। आई बात समझ में? लेकिन जैसे ही हमने फिलिप्स सुना और कोई XYZ कोई लोकल कंपनी का नाम सुना, then we'll give preference to the फिलिप्स। अच्छा, अगर बोट और स्कल कैंडी होगा तो फिर कौन खरीदोगे? तभी बोट ही खरीदोगे। और अगर JBL और बोट रहेगा फिर JBL, that will be difference। वो इसलिए डिफरेंस है क्योंकि these are the very related companies। बोट और जो आपका JBL है वो बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है, बट नो डाउट JBL एक तरीके का ऐसा ब्रांड है दैट इज महंगा उसका आता है कंपैरेटिवली टू बोट, प्रीमियम थोड़ा सा महंगा होता है, वो प्रीमियम प्रोडक्ट की कैटेगरी में आ जाता है। बिल्कुल सही, स्कल कैंडी भी आपका एक तरीके से वैसा ही है। तो कहीं ना कहीं प्रीमियम प्रोडक्ट जिसको लेने का मन होगा दे विल परचेज दैट। सो यहाँ बहुत लिटिल डिफरेंस है दोनों की इक्विटी में, ब्रांड इक्विटी में। सो हियर द कंज्यूमर हैव डिफरेंट प्रेफरेंसेस, यानी कुछ कंज्यूमर बोट खरीदेंगे और कुछ कंज्यूमर स्कल कैंडी खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन यही आपका नेक्स्ट, अगर हम बात करें एक और चीज कि, लेकिन अगर कहीं एकदम से कोई लोकल ब्रांड है और एक रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है, तो इन दैट सिचुएशन वी विल परचेज द रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड, ठीक है। अगर मैं बोलूं
कि कोई XYZ है और कोई आई बॉल की भी कंपनी है ईयरफोन की, तो यू विल परचेज आई बॉल, नॉट दैट XYZ company, local company. True. So that is brand equity. How you're responding, give response to the product. If either the brand equity is a good या फिर powerful brand है, you will give positive. आपका पॉजिटिव स्टेप होगा, यानी आप प्रोडक्ट को परचेज करेंगे. लेकिन जैसे ही ब्रांड इक्विटी लो हो जाएगा, वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, स्टेप निगेटिव हो जाएगा. आप प्रोडक्ट को परचेज नहीं करना चाहिएगा, या फिर उससे बेटर प्रोडक्ट मिलेगा तो आप अपने बेटर प्रोडक्ट को लीजिएगा, उसको नहीं खरीदेगा. आ गई बात समझ में? सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इमेज ऑफ द ब्रांड. ठीक है, आई थिंक कि यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा. ब्रांड इक्विटी क्या है, समझ में आ गया? It is a willingness, it is a response of the consumers. Brand equity is developed according to the power of the brand in the market. ठीक है, image of the brand in the market. According to that, we'll respond. Clear? यहां तक समझ में आ गया? Okay. So in the next, okay, चलिए, ठीक है, तो see you all in the next class.